प्रणाम। मैं पल्लवी मैम फिर से अपने नए वीडियो के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ करेंट बातों के ऊपर, करेंट जानकारियों के ऊपर। तो इस समय एक बहुत बड़ा जो आ रहा है, ये बड़ी ही खुशी की बात है कि जो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री जी थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको भारत रत्न देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से रिक्वेस्ट किया है और ये घोषणा भी हो गई है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है भारत रत्न मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में कुछ जान लें और ये कौन है, और उसके बाद जानेंगे हम लोग भारत रत्न के बारे में। तो ये जो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, ये हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं और इनका जो जन्म है वो 8 नवंबर 1987 को कराची में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में अभी पाकिस्तान में है। और इनके पिता का नाम था श्री किशन चंद आडवाणी, माता का नाम था श्रीमती ज्ञानी देवी आडवाणी। इनकी छोटी बहन का नाम था शीला आडवाणी। और इनकी जो स्कूली शिक्षा हुई थी ये 1936 से 1942 के बीच सेंट पैट्रिक स्कूल कराची। और इनकी सबसे बड़ी बात थी कि ये शुरू से लेकर अपने मैट्रिक की परीक्षा तक हर कक्षा में प्रथम स्थान इन्होंने पाया और 1942 में ये स्वयंसेवक के रूप में आरएसएस में शामिल हो गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये दयाराम दिगुमल नेशनल कॉलेज हैदराबाद में शामिल हुए। उसके बाद 1944 में कराची के मॉडल हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में इन्होंने नौकरी की और 12 सितंबर 1947 को ये सिंध से दिल्ली आए। उसके बाद 1947 से 1951 तक आरएसएस सचिव के रूप में राजस्थान में काम किया और 1960 से 67 तक जनसंघ की राजनीतिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर में सहायक संपादक के रूप में इन्होंने काम किया। कालांतर में ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे और इनको 1999 ईस्वी में उत्कृष्ट सांसद का भी सम्मान दिया जा चुका है। इससे पहले 2015 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है, जो कि जानते हैं आप भारत के सर्वोच्च सम्मान, भारत के नागरिकों को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान में पद्म विभूषण का जो है वो दूसरा स्थान है और अब 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। तो इनकी जो कुछ किताबें हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखा था नजरबंद लोकतंत्र 2003 में, सुरक्षा व विकास के नए दृष्टिकोण, ये किताब भी इन्होंने 2003 में लिखी थी। मेरा देश मेरा जीवन 2008 में लिखा था और एक कैदी की स्क्रैप बुक इन्होंने 1978 ईस्वी में, ये कुल 4 पुस्तकें इन्होंने लिखी। और अब जान लेते हैं भारत रत्न के बारे में। तो भारत के नागरिकों को जो दिए जाने वाले 4 बहुत बड़े सम्मान जो हैं, नागरिक पुरस्कार हैं, उस पे पहले नंबर पे आता है भारत रत्न, दूसरे पे आता है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो थोड़ा हम इसमें डिटेल में भी हम समय आने पर वीडियो बनाएंगे और अन्य भी संगीत के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, खेल के क्षेत्र में, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी हम लोग थोड़ा बहुत भारत रत्न के ऊपर बात कर लें क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है। तो भारत रत्न का प्रारंभ जो हुआ था वो 2 जनवरी 1954 को हुआ था और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद ने इसे प्रारंभ किया था और उस समय यानी 1954 में भारत रत्न पुरस्कार केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था।
लेकिन 1955 में इस परंपरा में संशोधन हुआ और ये प्रावधान बना कि मरणोपरांत भी भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ये जो भारत रत्न पुरस्कार होता है, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है और ये कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सार्वजनिक सेवा में, खेल में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। ये एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष ये दिया ही जाए। अगर किसी वर्ष ऐसा भी होता है कि किसी भी नागरिक को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अब आते हैं भारत रत्न की आकृति के बारे में। तो भारत रत्न की जो आकृति होती है, ये पीपल के पत्ते के समान होती है, जिसपे कि प्लेटिनम से निर्मित चक्र बना होता है और उस चक्र के नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है। जो भारत रत्न पुरस्कार है, उसकी दूसरी तरफ, पीछे की तरफ अशोक स्तंभ बना होता है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। अब जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, उसको कोई धनराशि नहीं दी जाती है। उसको, उस व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, उन्हें सुविधाएं बहुत सी दी जाती हैं। इस पर मैं चर्चा करूंगी कि जिसको भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हो जाता है, वो अपने जीवन भर भारतीय एयरलाइंस में मुफ्त में यात्रा कर सकता है। किसी भी राज्य के यात्रा के दौरान उसे राजकीय अतिथि का सम्मान प्राप्त होता है। फिर कोई भी अगर वो यात्रा कर रहे हैं तो उस दौरान उनके परिवहन, भोजन और आवास की सुविधा सरकार द्वारा दी जाती है। उनको भारत के नियम के आधार पर सुरक्षा और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सुविधा भी प्राप्त होती है। अगर वो किसी सरकारी कार्यक्रम में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज और सांसद के ऊपर इनको वरीयता क्रम में रखा जाता है। ये सब सुविधाएं भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। अब आते हैं, हमारा दूसरा जो है ये टॉपिक है कि इस बार जो बीएड की प्रवेश परीक्षाएं हैं, वो आप लोग जानते हैं कि कुछ वर्षों से जो बीएड की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं वो कई यूनिवर्सिटी एक साथ मिल के कराती हैं। तो इस बार जो जिम्मेदारी मिली है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को ये जिम्मेदारी मिली है कि वो बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराएगा। और एक खुशखबरी ये भी है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2028 पदों पर भर्ती निकाली है। आप लोग सरकारी रिजल्ट.com पे जाके इनको देख सकते हैं, इनके क्राइटेरिया को देख सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे फॉर्म डालना है, वहाँ पे पूरी डिटेल है। आप उसे देखिए और अगर आप उस पद के योग्य हैं तो आप फॉर्म डालिए। अब मत बोलिएगा। अगला हमारा टॉपिक है कि यूपी के जो जेवर में जो इंटरनेशनल फिल्म सिटी बन रही है, ये हमारे माननीय सीएम योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पे मैं कुछ चर्चा करना चाह रही हूँ कि इस फिल्म सिटी को जो बनाया जाएगा उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो इस फिल्म सिटी में जो है अयोध्या, वाराणसी के घाट, हिमाचल के बाजार, कश्मीर की डल झील से लेकर केदारनाथ समेत सारे जो भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके सेट बनाए जाएंगे और दिल्ली की प्रमुख इमारतें, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पंजाब की हरियाली, स्वर्ण मंदिर, राजस्थान के रेगिस्तान, किले, पर्यटन स्थल, ये सब शामिल हैं। इसके साथ ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों को यहाँ दर्शाया जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी के घाट, लखनऊ का इमामबाड़ा, झांसी, आगरा समेत अन्य जिलों के जो भी किले हैं उन सब का सेट यहाँ पे तैयार किया जाएगा ताकि जो भी निर्माता निर्देशक यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग करने आए तो इन स्थानों पे शूटिंग करने के लिए उन्हें कहीं और ना जाना पड़े, यहीं से वो अपनी शूटिंग कर लें। और इसको जो
इस सिटी को विकसित करने की जिम्मेदारी जो दी गई है बोनी कपूर और भूटानी इंफ्रा के वेंचर वेन्यू प्रोजेक्ट्स LLP को ये मिली है। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है, क्योंकि यूपी के युवाओं को इस फिल्म सिटी के माध्यम से रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। अब आ जाते हैं संगीत के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ग्रैमी पुरस्कार 2024 की घोषणाएं हो चुकी हैं और लॉस एंजलिस में 66 यानी 66वां ग्रैमी पुरस्कार जो है वो वितरित हुआ है। इसमें महिलाओं का दबदबा सबसे ज़्यादा रहा है, यानी सबसे सर्वाधिक महिलाओं को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और भारत के लिए भी अच्छी खबर है कि तबला वादक जाकिर हुसैन, गायक शंकर महादेवन समेत 5 लोगों को ग्रैमी पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया है। अब आ जाते हैं हम यूपी के बजट पर। तो यूपी का बजट 5 फरवरी 2024 को घोषित किया गया विधानसभा में, और ये अब तक के यूपी का सबसे बड़ा बजट है। यानी ये बजट है 7,36,000। ये जो बजट का आकार है वो है 7,36,437 करोड़ 71 लाख, और ये एक घाटे का बजट है। और ये जो बजट जिस चीज़ पे काम कर रहा है, थीम है एक तरह से इसकी, ये है त्वरित व सर्वसमावेशी विकास पर बल। इस बजट का जो लक्ष्य है कि जो समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी को इसमें समेटने की कोशिश की गई है, और सबको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस बजट का लाभ मिले इसकी भी कोशिश की जाएगी। और जो निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी वो 1,000 रुपये कर दी गई है प्रतिमाह। और भी बहुत सी इसमें बिंदु हैं जो देखने लायक हैं। ये एक अच्छा बजट है, अगर ये कार्य करता है, वर्क करता है तो बहुत ही अच्छा है। एक और है हमारा अगला जो टॉपिक है कि वैज्ञानिकों ने ब्रेन टिश्यू का 3D प्रिंट तैयार कर लिया है। यानी अब मस्तिष्क में अगर कोई विकार होता है तो उसका इलाज करना काफ़ी जटिल माना जाता था, तो उस क्षेत्र में भी थोड़ी सहूलियत अब हमारे डॉक्टरों को मिलेगी इस आविष्कार के द्वारा। और फ़ोन में आने वाले फ़ोन जो भी आएंगे स्मार्टफोन, आप उसमें एक और सुविधा आपको मिलने जा रही है कि ये थर्मामीटर का भी कार्य करेंगे। यानी जिस भी मोबाइल में ये सुविधा होगी कि वो थर्मामीटर का कार्य करता होगा। अगर आपको बुखार हुए उसे आप अपने माथे पे रखेंगे तो बताएगा कि आपका बुखार कितना है। देखिए मोबाइल क्या क्या करता है। तो ये वीडियो यहीं तक। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वास्तुशास्त्र पर। तो आप लोग ये सोचते होंगे कि पल्लवी मैम तो हमेशा ऐसे ही वास्तुशास्त्र के टिप्स बताती हैं, जिनके पास अगर सुविधा हो तो वो ही इसका कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ सामान्य लोग भी अपने जीवन में चाहें तो वास्तुशास्त्र का ध्यान रख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये खर्चीला है, बिना खर्च के भी हम लोग वास्तु संबंधी नियमों का पालन कर सकते हैं। तो सब साधारण मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ। जैसे अगर आपका घर है, चाहे जैसा भी आपका घर है, आप कभी भी उसमें जाला न लगने दें, क्योंकि जाले को षड्यंत्र का प्रतीक माना जाता है और मकड़ी को शत्रु का। तो अगर आपके घर में जाले हैं तो यानी आप षड्यंत्रों से घिरे रहेंगे, और मकड़ियां हैं तो आप शत्रुओं से घिरे रहेंगे। तो आप अपने घर में कहीं भी जाले न लगने दें, और कहीं भी मकड़ी को अपने घर में आप रहने का स्थान न दें। फिर जितना आपके पास सामर्थ्य हो उसके अनुसार अगर आप अपने घर का रंग रोगन कराएं, खिड़की दरवाजों को पेंट कराते रहें तो ये बहुत अच्छा होगा। और मैंने पहले भी बताया था कि रोज सुबह शाम आप अपने घर की खिड़कियों को, सुबह तो जरूर, शाम को नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, मच्छर वगैरह आने का डर रहता है, तो आप सुबह को सभी अपनी खिड़की दरवाजे खोल दें, उन्हें झाड़े पोछें। मैंने ये भी बताया था कि अपने घर के प्रत्येक कमरों में घूम घूम कर ताली बजाएं। इसके अतिरिक्त अपने धर्म के, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आप चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या ईसाई हों, वो नहीं करता है मैटर।
आपके धर्म में जो भी मंत्र वगैरह बोले जाते हैं, आप उन मंत्रों का उच्चारण अपने घर में कर सकते हैं, या आपका जो पवित्र संगीत है उसे घर में चलाएं। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और घर में कभी भी कहीं कबाड़ नहीं इकट्ठा होने दें। इससे आप नेगेटिव एनर्जी से बचे रहते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने घर में जब पोछा लगाते हैं तो उस पानी में नमक डाल के भी आप अपने घर में पोछा लगा सकते हैं। एक उपाय और है कि जो भी आपका शौचालय है उसमें आप एक छोटी सी, इतनी छोटी कटोरियाँ बाजार में इतनी छोटी छोटी मिलती हैं, उस कटोरी में नमक भर के रख दें और प्रतिदिन उन्हें बदलते रहें। उससे भी जो वास्तु संबंधी अगर दोष है आपके घर में तो आपको राहत मिलेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार, प्रणाम। और प्लीज़ आप लोग मेरे लाइक शेयर बढ़ाइए, कमेंट करिए और सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ताकि मैं आप लोग के सामने लाइव भी आ सकूं। प्रणाम।